प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह या सत्य का आग्रह। और सत्याग्रह शब्द से सबसे पहले महात्मा गांधी जी की याद आती है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी ताकत पहचानते हुए सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध इसका प्रयोग किया था। और सत्याग्रह को और भी सशक्त किया था अहिंसा ने। अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह के प्रयोग का एक सटीक उदाहरण है गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा। आज इसी के विषय में कुछ बातचीत करेंगे गांधी स्मृति की निर्देशक डॉक्टर सविता सिंह से। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर सविता, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि दांडी यात्रा असल में क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था? दांडी तो एक लक्ष्य था। इसके पीछे दांडी समुद्र तट पर एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है दांडी, वो लक्ष्य था गांधी का। पर इसके पहले हमको अगर हम 1920 तक भी चले जाएं, जब गांधी जी का हमारे इतिहास में भारत के जन आंदोलन का जब उन्होंने कमान संभाली, उसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया, उस समय से ही आप देखें गांधी पूरे राष्ट्र को तैयार कर रहे थे। और इसका जो अंतिम लक्ष्य था स्वराज। भारत उस समय पराधीन था। स्वतंत्र भारत की आकांक्षा सबको थी। उस स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाएगी, उसका जब नेतृत्व, उस संग्राम का, उस महासंग्राम का नेतृत्व महात्मा गांधी की उसकी बागडोर जब अपने हाथों में ली, तो गांधी ने उसको एक नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी और उसको सचमुच ही जन आधारित बना दिया। पूरे आप देखें उसके पहले भी आंदोलन तो होते थे, पर इतनी ज़्यादा तादाद में जनता उसके साथ नहीं जुड़ती थी। महात्मा गांधी के आंदोलन का ये सबसे एक खास बात है कि पूरा वो जनमानस उससे ओतप्रोत हो चुका था, क्योंकि वो जो बातें जो उठाते थे, जो मुद्दे वो लिया करते थे, वो आम आदमी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए। 2 साल उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। गांधी के मन में एक बहुत बड़ा आंदोलन अंदर चल रहा था और वो रास्ता देख रहे थे कि किस तरह से जनमानस को फिर से स्वतंत्रता के लिए एकत्रित किया जाए, एकजुट किया जाए। 1920 तक आते आते गांधी भारत के इतिहास पटल पर बिल्कुल ही छा गए थे और उनका आविर्भाव हो चुका था। सभी ने उस समय, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उनको अपना नेता मान लिया था और नेता मानते ही पूरी बागडोर उनके पास थी। गांधी ने कहा कि मैं जिस तरह से सत्याग्रह चाहता हूँ उस पे यदि, और वो सत्याग्रह आधारित है सत्य, और अहिंसा के बिना सत्य नहीं है। सत्य तभी फलीभूत होगा जब आपकी आस्था अहिंसा पे होगी। सत्य अहिंसा को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक अहिंसात्मक मार्ग से सत्य पर अडिग रह के सत्याग्रह है। जैसे किसी भी अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का पहला कदम होता है उसको ना कहना। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की ये दांडी यात्रा अंग्रेजी सत्ता को उनकी मूक किंतु दृढ़ न थी। सबसे पहला जो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ, जिसमें कि सचमुच ही जिसको कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कह सकते हैं, उसका शीर्षक ही था असहयोग आंदोलन, कि अब हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, अब हमें अपना स्वराज चाहिए। वो एक पहली जोड़ थी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से चौरी चौरा के समय हिंसा पे उतर आई थी। पूरी जो आंदोलनकारी थे हमारे, वो हिंसा पे उतर आए। तुरंत गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी हिरासत में ले लिए गए, 1924 में रिहा होके बाहर आए। उस समय गांधी जी के मन में यही आया कि अभी पूरा राष्ट्र तैयार नहीं है। जिस रास्ते से मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहता हूँ, स्वराज की प्राप्ति करना चाहता हूँ, उसके लिए हमारा राष्ट्र तैयार नहीं है। तो अभी और अनुशासन की ज़रूरत है, अभी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और गांधी जी ट्रेनिंग पर बहुत उनकी आस्था थी, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, आग्रह करते थे। और उन्होंने अपना जो आश्रम है साबरमती नदी के किनारे, जो आश्रम है जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, उसका पहला नामकरण जो गांधी जी ने किया था वो नाम ही था सत्याग्रह आश्रम। और वहाँ पर सत्याग्रह के जो सैनिक थे उनकी तैयारी गांधी जी वहाँ पे कर रहे थे। 1924 से लेके 1928 तक मूलतः अगर आप देखें तो गांधी सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे। इसी बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए एक कमेटी आई थी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में,
और 2 साल पहले क्यों आ गया था इसके ऊपर भी कई बहस है, उसको अभी हम नहीं लेंगे। सर जॉन साइमन की कमेटी यहाँ आई उनके नेतृत्व में हमें नया संविधान देने के लिए। पर असल बात ये भी है कि अगर आप पूरा उस समय का इतिहास, आप खुद इतिहास पढ़ाती हैं, आपने देखा होगा वो देशवासियों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए साइमन आए थे यहाँ पर। जी। और उस कमीशन के अंदर जबकि हमारा ही संविधान बनाया जा रहा था और उसमें एक भी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति नहीं था, तो फिर से पूरे राष्ट्रव्यापी उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, सबने आवाज उठाई, ऑल पार्टी सीरीज ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ। उसी के समय 1928-29 तक कांग्रेस का सेशन हुआ, 28 का कैलकाटा में हुआ और उसमें यह तय किया गया कि हम 1 साल से ज़्यादा अब नहीं प्रतीक्षा करेंगे स्वराज के लिए। और 1929 में रावी के किनारे जब आखिरी सेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, युवा थे, युवाओं का उस समय अगर आप देखें 5 साल युवाओं का दौर चल रहा था, बहुत सारे युवा हिंसा के रास्ते पे चले गए थे, तो इन सबको भी एक बार फिर से अहिंसक मार्ग पे लाना था और फिर सब लोग गांधी जी की तरफ देख रहे थे। और रावी के किनारे ये भी प्रण लिया गया 26 जनवरी को कि अब भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेगा, अब हमारी लड़ाई संपूर्ण स्वराज के लिए है, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए। और अब आपने प्रण तो ले लिया, पर अब पूरे जनमानस को इस प्रण के पीछे फलीभूत करने के लिए क्या करना है। सब लोग एक बार फिर गांधी जी की तरफ देख रहे थे कि क्या किया जाए। गांधी जी भी बहुत अपने उनके अंतर्मन में बड़ी एक मंथन थी। खुद 18 जनवरी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब साबरमती गए तो उन्होंने कहा कि 1930 के लिए महात्मा गांधी ने भारत के लिए क्या सोचा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ही उत्सुकता से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। और एक दिन अचानक 7 फरवरी को उनके अंदर कुछ एहसास सा हुआ कि किस मुद्दे को लेकर हम जन आंदोलन करें। तो उन्होंने 11 मुद्दे लिए हैं, क्योंकि वो एक दौर ऐसा भी था 1929-1930 में वर्ल्ड में आप देखिए इकोनॉमिक डिप्रेशन था, किसानों को उनकी पैदावार का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा था, एक बहुत ही अशांति थी समाज में। और किसान हमारा बहुत ही जर्जर हो गया था लगान देके, जितनी लगान उनसे ली जा रही थी उसकी क्षमता नहीं थी। हमारा उद्योग जो हमारा ग्राम उद्योग था वो बिल्कुल ही शत विकसित था उस समय। उन सभी चीज़ों को फिर से जोड़ने के लिए, पर एक मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो मन को बिल्कुल ही झिंझोड़ दे। वो 11 मुद्दे गांधी जी ने बनाए और 27 फरवरी को वो उन्होंने फिर जनमानस के सामने रखा कि 11 मुद्दे मैंने लिस्ट किए हैं और जो उसमें से प्रमुख मुद्दा है वो हम नमक के लिए नमक आंदोलन करेंगे, क्योंकि नमक जैसे जल है, वायु है, ये मनुष्य का बिल्कुल मूलतः ये आपका अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, इस पे कोई कर नहीं होना चाहिए। नमक बनाने में भी कर लगा हुआ था, गरीब आदमी के लिए वो कर देना उसकी बिल्कुल ही कमर तोड़ देने के बराबर थी। और वो गरीब आदमी जो मुश्किल से 7 आने में पूरा परिवार चलाता था 1 महीने का, उसके ऊपर अगर आप 1 नाने का भी कर लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कर था, एक बहुत बड़ा अन्याय था। तो गांधी ने नमक को, चुटकी भर नमक पर अपने पूरे आंदोलन की व्यूह रचना की। स्वतंत्रता संग्राम का समय बहुत जोशीला समय था और आज़ादी एक बहुत ही उत्तम उद्देश्य था सबके लिए। आजकल के नौजवानों के सामने कुछ ऐसा जोशीला सा उद्देश्य उनको नज़र नहीं आता, तो कई बार वो हमें बड़े उदासीन और दिशाहीन से नज़र आते हैं। तो दांडी यात्रा की फिलॉसफी उनका किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकती है आज के समय में? देखिए, युवाओं के लिए हमें हर समय, वो भी दौर जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत जोश का समय था, जोश ज़रूर था, पर उसमें भी कई युवाओं को देखिए काफ़ी अपने रास्ते से भटके हुए भी थे जी। और जिस मार्ग से वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे थे वो भी गांधी का अहिंसक मार्ग तो नहीं था। और जब आप तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं, बॉम्ब और इंकलाब जिंदाबाद, वो आदमी को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि एक बार अगर आप बॉम्ब कहीं पे फटता है तो वो ज़्यादा सुनाई देता है। और जो अहिंसा का मार्ग है वो बहुत ही इवोल्यूशनरी शांत होता है, उसका फल आपको तुरंत नहीं दिखाई देता है, पर बड़ा दूरगामी होता है। बिल्कुल। उसका जो फल है बहुत दूरगामी होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। पर युवा एक समय होता है जीवन का जिसमें धैर्य शायद नहीं होता है, आप बहुत जोश होता है, अधैर्य रहते हैं। तो आज भी दांडी की पूरा दर्शन तभी हो सकता है, क्या हमने, आपको एक चीज़ और देखिए कि जब दांडी का 5 मई
30 को जब गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया था, हालांकि उन्होंने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल को, पर 1 महीना तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि गांधी को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे राष्ट्र में इतनी पराकाष्ठा पे था कि ब्रिटानिया साम्राज्य जानती थी कि अगर इस समय हम गांधी को हिरासत में लेते हैं तो शायद पूरा जो देश है वो शायद पूरा उनके खिलाफ तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ शायद पूरी जगह आग लग जाएगी बिल्कुल। और ये भय उनको हमेशा था, इतनी पकड़ थी, क्योंकि एक व्यक्ति, एक महिला खाना बना रही है तो नमक देख रही है, नमक डाल रही है और उसका अनुभव कर रही है कि इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। तो नमक हमारे जीवन से एक समय भी हटता नहीं था हमारे ध्यान से। इस तरह का उन्होंने केंद्र बिंदु बना दिया था नमक। तो गांधी को जब अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद ये जो हमारा गांधी, उसके बाद 1 साल चले गए, जेल गए, उसके बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन चलता रहा। महिलाओं ने कितना बड़ा आंदोलन किया है। इसकी दांडी में तो आपको बताना चाहिए पूरे राष्ट्र को कि पहली बार महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बाहर आई और जगह जगह उन्होंने, अच्छा इसके साथ सिर्फ नमक बनाने नहीं था, स्वदेशी का भी संदेश देना था। और एक एक जगह जहाँ पे विदेश से आए माल जहाँ बिक्री होता था उसकी भी जाके ये लोग पिकेटिंग किया करती थी महिलाएं। लिकर शॉप में, शराब के भी उसमें जाके ये लोग पिकेटिंग किया करती थी और नमक भी बना रही थी। चुटकी भर नमक के लिए जिस मुट्ठी में ये लोग पकड़ लेती थी उसमें पुलिस इनको मार देता था, लहू लुहान हो जाती थी, पर वो मुट्ठी नहीं खुलता था। ये था गांधी का, एक और संदेश जो बहुत सुंदर जी, दृढ़ प्रतिज्ञ होना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज थी। वो 61 वर्ष का वो व्यक्ति पैदल निकला था पूरे राष्ट्र को झिंझोड़ता हुआ, और कितने कवि और कितने लेखक और क्या क्या लोगों ने कहा, उनके लिए लिखा उसके ऊपर कि तुम चल पड़े युग चल पड़ा, तुम मौन हुए युग मौन हुआ। जिस वक्त पे भी जहाँ वो चल पड़ते थे सारा समाज, सारा विश्व उनकी तरफ चलने लगता था। आज भी वो प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। आज भी हमको युवाओं को एकत्रित करके ये कहना चाहिए कि आप जिस आज़ादी की बात करते हैं, जितनी तोड़ फोड़ का रास्ता अपनाते हैं, ये रास्ता सही नहीं है। आइए हम बैठें, आपस में बात करें। युवाओं का जोश ठीक है, पर वो जोश भी सही मायने में सही मार्ग पर चलना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए, सही तरह से चलना चाहिए। बहुत कुछ है जो युवा उससे सीख सकते हैं, पर उसके लिए सिखाने वाला भी चाहिए। मैं तो युवाओं से एक बात कहती हूँ कि महात्मा गांधी के सपने को साकार कर दो, और साकार करके गांधी को अप्रासंगिक कर दो। ये एक चुनौती है। हम बार बार हर वर्ष एक गोष्ठी करते हैं, पता नहीं क्या पूछते रहते हैं, क्या गांधी प्रासंगिक है। हमें पूछना चाहिए, क्या हम गांधी के लिए प्रासंगिक रह गए हैं क्या? आज के काल में एक आम आदमी कितने तरह के भय, संशय और आतंक का सामना करता है, तो उस समय हम कैसे कह सकते हैं कि दांडी यात्रा उसका किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकती है, कि किस प्रकार से दिशा दिखा सकती है उसको? पहले तो आप अपना लक्ष्य सामने रखें, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता सामने रखें। बहुत रास्ते आपके पास हैं, उसमें से एक रास्ता, मैं तो सबको कहती हूँ कि गांधी से अच्छा कोई रास्ता आपके पास है, आप बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। पर पता नहीं, मेरी गहरी आस्था है गांधी पर। मुझे गांधी के आगे या गांधी से अलग हट के कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए भी नहीं दिखता, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि गांधी के सपनों के भारत को साकार कर दीजिए। वो सपनों का भारत जो गांधी का है, वो भी इसी दांडी का ही देन है। इस पूरे स्वराज की जो परिकल्पना है वो है गांधी के सपनों का भारत, वो भी इसी से उभरा था। गांधी जी ने अनमोल साहित्य की रचना की है। उनकी अपनी आत्मकथा और भगवत गीता पर जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं, इस तरह से उनके कई पत्र और उनके कई लेख, तो उनको पढ़ के हमें उनके विचारधारा और उनके आदर्शों का पता चलता है, और अपने काल में उन्होंने परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करा ये पता चलता है, और समस्याओं को किस तरह से उन्होंने उनका हल निकाला। कुछ दिन पहले मेरा सौभाग्य था गांधी जी की पुश्तैनी घर, पोरबंदर नहीं, पोरबंदर में तो केवल उनका जन्म हुआ है, ये मैं राजकोट की बात कर रही हूँ। वहाँ पे उस आंगन में बैठ के जिस कोने में भी आप देखिए, अचानक आपको चलते फिरते गांधी नजर आते हैं। और मुझे इतना मन मेरा ना एकदम क्या बताऊं, आंसू आ गए मुझे वो देख के कि जिस समय गांधी इस पेड़ के नीचे बैठ के अपनी माँ से हट कर रहे थे कि उनको लंदन जाके ही उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, हम भूल जाते हैं कि वो मात्र 18 वर्ष का बालक था, केवल 18 वर्ष का। अचानक आप अपने बेटे को, अपने बच्चों को याद कीजिए, 18 वर्ष का, हम कितने उसके प्रति प्रोटेक्टिव होते हैं। और वो बिल्कुल हट कर चुका था। माँ ने कहा पैसा नहीं है, माँ ने बहुत तरह से उसको चाहा कि ना जाए। किस तरह से उन्होंने, देखिए, नगर सेठ, वहाँ पे उनका नाम मुझे फिर याद नहीं आ रहा, जिन्होंने उनको 5000 रुपया दिया
और ये जब लौटे हैं 1915 में गांधी जी, तो उनके पास गोंडोल मिलने गए उनसे और जाके वो 5,000 रुपया उनको वापस किया है। वो उनकी एक पूरी सोच उनके सामने थी, मुझे ये करना है, और उसके ऊपर वो हट करते थे, सत्याग्रह किया करते थे। असल में क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा फेटलिस्ट नहीं होना चाहिए आदमी को, पर एक नियति आपके सामने रास्ता लाती जाती है, पर जो जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है वो व्यक्ति उस समय का को अपने मुट्ठी में लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। उस पूरे घर में आप देखिए कि वो कमरा जहाँ इनकी माँ का कमरा है, एक कोना है छोटा सा, जिसमें माँ ने अपने जो इनके कुल गुरु हैं उनको बुला के इनको 3 प्रतिज्ञा दिया कि अच्छा ठीक है, विदेश तुम जा रहे हो पर तुम मांस नहीं खाओगे, तुम मदिरा नहीं करोगे, परस्त्री से दूर रहोगे। वो तीनों प्रतिज्ञा वहाँ खड़े होके सचमुच चारों तरफ गांधी का वहाँ होने का एहसास होता है। वो सब हमको देख के एक बार समझने की आवश्यकता है। मुझे कई बार लगता है कि बहुत पहले, जैसे एक छोटी सी फिल्म आपने देखी होगी जागृति, उसमें भी कितनी सुंदर तरीके से आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। और मेरे ख्याल से उसी का था ना, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना। तो एक बार हम झांकी तो देखें हिंदुस्तान की, और एक अलग किस्म के, और असल में क्या है कि हमने मोहनदास करमचंद गांधी को सही मायने में नहीं समझा है, इसीलिए महात्मा को नहीं समझ पाते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप बच्चों को मोहनदास करमचंद गांधी से परिचय करवाएं, और आप ये पाएंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी, द मैन इज फार मोर फॉर्मिडेबल देन द महात्मा। और उनकी अगर वो आत्मकथा पढ़ो तो उसमें कई जगह इतने सरल भाषा में उन्होंने बताया है कि कितनी बार वे प्रलोभन में फंस रहे थे या किसी तरह से वो सब कितना, और आजकल के जो नवयुवकों के लिए वो बात कितनी सार्थक बैठती है उनके लिए। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं देख रेख करती हूँ गांधी स्मृति की, महात्मा गांधी के बलिदान स्थल की। कितने बार उस बिंदु पर जहाँ पर ये 78 वर्ष का जीवन एक बिंदु में सिमटता है, और वहां से उनके पदचिन्ह आपको उनके कमरे तक ले जाते हैं जहाँ वो 144 दिन रहे थे, और उसके बाद आपको ले जाता है पोरबंदर तक। वो पूरे विश्व आत्मा का आदमी सिहर उठता है कि किस तरह का व्यक्तित्व था ये, हर चीज से, हर परिस्थिति से सीख रहा था, जूझ रहा था, और आपके सामने उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, आपको जूझना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप से भी, बाह्य रूप से भी। और दांडी का यही सबसे बड़ा संदेश है, निर्भय होके सत्य पे आग्रह करते हुए समाज को फिर से सशक्त करने के लिए उस रास्ते पे चलिए। दांडी हमारे अंदर है। जी।